नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। ईद के मौके पर आज सबसे पहले आपको सेकुलर भारत और गंगा जमनी तहजीब वाले भारत की दो तस्वीरें मैं आज आपको दिखाऊंगा, जिनकी आज सबसे ज्यादा चर्चा। दिखाइए साहब। देखिए, आज ईद के मौके पर भारत में कई जगह पर नमाज पढ़ने जा रहे मुसलमान भाइयों के जुलूस पर फूल बरसाए गए। ये आज की दो बड़ी तस्वीरें हैं। फूल बरसाए गए। आप जानते हैं, जयपुर हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, हरदोई हो, संबल हो, सीलमपुर दिल्ली हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जगह जगह नमाजियों पर, ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों पर आज हिंदू समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। बहुत ही प्यारी तस्वीर, सेकुलरिज्म की तस्वीर, गंगा जमनी तहजीब की तस्वीर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। दूसरी तस्वीर भी देखिए, क्या हुआ। मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया, आज ईद के मौके पर मुंबई के मलाड में देखिए क्या हुआ। सबको हैरान कर दिया। जहां गुड़ी पड़वा कलश यात्रा निकाली जा रही थी, ऊपर देख रहे हैं छतों से क्या, वहां फूल बरसे। वहां हिंदू समुदाय के लोग भगवा कपड़े पहने और हाथ में झंडा लेकर यह यात्रा निकाल रहे थे। जहां कुछ टकराव के बाद भगवा झंडा लिए युवकों की पिटाई की गई। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दंगे की साजिश का उन्होंने आरोप लगा दिया। ये गुड़ी पड़वा, मैं वहां की बात कर रहा हूं, जहां जिसके बाद पुलिस ने अरशान शेख नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उधर मेरठ में बच्चों के झगड़े में मुस्लिम समाज के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। कहीं फूल कहीं पत्थर। आज की दो बड़ी तस्वीरें देखिए। भैया, ईद के मौके पर कैसे वक्फ का भी विरोध किया गया, हाथों पर काली पट्टी बांधकर। इसी बीच खबर आई है साहब कि मोदी सरकार अब से 48 घंटे बाद, यानी कि अभी जो 3-4 दिन बचे हैं, 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश करने जा रही है। कर सकती है, मतलब 6 महीने 38 बैठकें, 6 महीने 38 बैठकें, 14 राज्य सरकारों और 25 राज्यों के प्रतिनिधियों से 44 संशोधनों पर 128 घंटे 10 मिनट। कितना? 128 घंटे 10 मिनट चर्चा के बाद 944 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार हुई। उसके मुताबिक वो वाला अब संशोधित बिल संसद के इसी सत्र में पेश किया जाएगा। बिल पहले लोकसभा में लाया जा सकता है और फिर राज्यसभा में। इसी बिल के खिलाफ आज क्या हुआ ईद के मौके, ये आप देख रहे हैं, ये जो वहां पर काली पट्टी बंधी हुई है। ज्यादातर मुस्लिम भाइयों ने, नमाजियों ने कई जगह पर काली पट्टी इस तरह से वहां पर बांधकर आज विरोध स्वरूप वक्फ के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। मतलब आप कह सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से। देश भर में बड़ी संख्या में मुसलमान मस्जिदों में काली पट्टी, ये देखिए आप, काली पट्टी बांधकर पहुंचे, वक्फ बिल का विरोध किया। इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मयम अध्यक्ष असद ओवैसी ने कहा कि यह बिल मुस्लिमों की धार्मिक आजादी पर सीधा हमला है। ऑल इंडिया मयम के एक और नेता वारिस पठान, जिन्होंने एक तरह से बीजेपी की सहयोगी पार्टियों जेडीयू, टीडीपी को धमकी दे दी, कहा अगर यह बिल पास हुआ तो हम दोनों पार्टियों को, मतलब इन दोनों पार्टियों को मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने कहा है कि यह बिल मुसलमानों की जमीनें छीनने के लिए लाया जा रहा है। इस बिल पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम संगठनों का समर्थन करते हुए कहा है कि वक्फ बिल संविधान पर सीधा हमला है, मुसलमानों पर सीधा हमला है। जो खुद को सेकुलर कहता है वो इस बिल का साथ नहीं दे सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल जब भी संसद में आएगा, सभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इसका विरोध करेंगी। मुस्लिम संगठन और कथित सेकुलर पार्टियां वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली और पटना में प्रदर्शन कर चुकी हैं और यह कहकर मुसलमान को डराया जा रहा है कि अगर यह बिल आया तो मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों के साथ साथ मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। ये वही डर वाली राजनीति है साहब, जो राम मंदिर से लेकर सीएए या अनुच्छेद 370 से लेकर यूसीसी को लेकर फैलाया गया था। वक्फ बिल पर क्या कहा जा रहा है कि मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सरकार के कब्जे में चली जाएंगी। सच ही नहीं है। वक्फ संपत्तियों को सरकार से व्यवस्थित करेगी और वो संपत्तियां वक्फ की ही संपत्ति रहेगी। ये भी एक तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है साहब कि वक्फ बोर्ड पर गैर, अच्छा हाँ देखिए ये आ गया। अफवाह क्या है, सच क्या है, आपके सामने। ठीक, एक और भ्रम यह फैलाया जा रहा है साहब कि वक्फ बोर्ड पर गैर मुसलमानों को लाकर धीरे धीरे मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। जैसे सीए से नागरिकता चली जाएगी, एक की नागरिकता नहीं गई सीए की वजह से। लेकिन चलिए, भ्रम सच ही है कि नए बिल में मुस्लिमों के ही उन वर्गों को, आगा खानी इस तरह से, उन्हीं बोहरा समुदाय से उन्हीं वर्गों को शामिल करने का प्रावधान है जो गरीब और पिछड़े, और मुस्लिम समुदाय के अंदर से ही ये मांग उठ रही थी। ध्यान दीजिए, इसी तरह जब सीए कानून लागू हुआ ना,
तो मुसलमानों की आंखों पर झूठ की काली पट्टी बांधने की कोशिश हुई। कहा गया कि यह मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। राम मंदिर पर कहा गया कि मंदिर बन गया तो देश भर में दंगे भड़क जाएंगे। अनुच्छेद 370 लागू हुआ तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। यूसीसी लागू हुआ तो कहा गया कि यह शरिया पर सीधा हमला है। अब वक्फ के नाम पर भी एक तरीके से वही वाली टूल किट है। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान भाइयों को यह कहकर उनमें भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे मस्जिदें छिन जाएंगी। आज आपकी जानकारी के लिए केंद्र सरकार ने ऐसी अफवाहों का जवाब देते हुए कहा कि बिल गरीब मुसलमानों के पक्ष में है और जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद में वक्फ बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह सरकार बिल के प्रावधानों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। किरण रिजिजू ने कहा कि बिल का विरोध करने वाले शक्तिशाली लोग हैं जो वक्फ की संपत्तियों पर खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। सुनिए। झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? और कोर्ट को चलो, कोर्ट तो है। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हमने 5 जो कारण है हम इसके खिलाफ हैं उसको भी हमने जनता के सामने रखा है। पर सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, संविधान पर खिलाफ है और हमारे संसदीय प्रणाली का भी ये उल्लंघन करता है। अच्छा देखिए, वक्फ बिल का विरोध करने वालों के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है, साहब बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो ये एंटी मुस्लिम ये सब जो कहा जा रहा है, अच्छा इस बात का अंदाजा आज ईद पर नमाज के वक्त मुसलमानों की संख्या को देखकर लगाया जा सकता है। मुस्लिम बोर्ड और दूसरे संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों की आंखों पर काली पट्टी बांधने की कोशिश की थी, लेकिन मुस्लिम बड़ी संख्या में इस बहकावे में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मुस्लिम संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और मुस्लिमों के संगठन भारत फर्स्ट वक्फ बिल पर मोदी सरकार का समर्थन कर रहा है। वक्फ बिल विरोधियों के लिए बड़े झटके वाली बात यह भी है साहब कि आज अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। कहा कि इस बिल से गरीब मुसलमानों का भी लाभ होगा। केरल की कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया। एक स्टेटमेंट में काउंसिल ने क्या कहा कि वक्फ अधिनियम की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण धाराओं में संशोधन होना चाहिए। काउंसिल राज्य के सांसदों से अपील भी कर रही है कि यह बिल जब सदन में पेश हो तो सांसद इसका समर्थन करें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर लोगों से नए बिल का विरोध करने की अपील की है। सुनिए। हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी का साथ नहीं दें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका चेहरा दागदार हो जाएगा और इंसाफ और सेकुलरिज्म पर स्याही लग जाएगी। तो वक्फ बोर्ड के अंदर CEO होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। और मुझे उम्मीद है कि एक सार्थक बहस होगी पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा और सबको सुनने के बाद में एक अच्छा बिल पास होगा। तो साहब ये सवाल है, काली पट्टी वाली ईद क्यों? सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ लाइव हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत। अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अजीज भाई। अच्छा मेरे साथ विष्णु जैन भी हैं आज। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत। रंगरेज भाई ऑल इंडिया MIM से, मुमताज आलम रिजवी यहाँ से पॉलिटिकल लाइन से। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी मैं आप ही से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि लग ये रहा है तैयारी CA वाली हो रही है इस बार भी।
और ये वक्फ विरोधी सीए वाले रास्ते पर ही है, जिस तरह से काली पट्टी, कुर्बानी और खून देने की बात, सर कटाने की बात, ओवैसी ने कहा कि हमारे सीने पर गोलियां चल रही हैं, ये तैयारी सीए वाली ही है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से वक्फ को लेकर जिस प्रकार का विचार हमारी सरकार का है और जेपीसी ने जो जो विषय रखे थे उनको भी एकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। पहली बात, इसका कोई रिलीजियस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ये मुसलमानों में गरीबों गुर्बत में फंसे हुए मुसलमान और चंद मुट्ठी भर वो मुसलमान जो अपने को जमीन की बादशाहत मानते हैं, उनके बीच की लड़ाई है। जैसे ये लगातार इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिए। मैं करवा रहा हूं। देखिए, जैसे जमींदारी जागीरदारी खत्म हुई थी, आपको याद हो, तो जितने भी जागीरदार जमींदार थे उन्हें अच्छा थोड़ी लगा था कि भाई उनका एक छत्र कंट्रोल था, मगर फिर वो आम पब्लिक के लिए आई और नियमानुसार सबको जमीनें मिलनी शुरू हुई। आज क्या हो गया है कि एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि सरकार में कहा जाता है कि ये डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस और रेलवे की जमीनों को मैनेज करने के लिए तो हजारों हजार एम्प्लॉई हैं, स्ट्रक्चर्ड रूल है। यहां इतनी बड़ी जमीन को मैनेज करने के लिए 200 सवा 200 लोग, और उसके अंदर जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं जिसकी वजह से मुस्लिम समाज को जो वास्तविक लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा। और जहां तक ये फियर मॉन्गरिंग की बात है, यानी जो भया दोहन की बात है, ये कोई नई बात नहीं, पिछले 30 साल से चल रही है। जब बीजेपी राइज करना शुरू हुई थी 1990, उन्होंने कहा बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हमारी सरकारें सबसे बेहतर सामंजस्य की सरकारें रही। मैं ये बताना चाहता हूं, दंगा तो छोड़िए, यूपी में शिया सुन्नी दंगे जो होते थे वो भी बंद हो गए। शियाओं का मदे साहबा का जुलूस 20-22 साल के गैप के बाद कल्याण सिंह जी के टाइम में निकलना शुरू हुआ। फिर इन्होंने कहा सेंटर में आ जाएंगे तो खा जाएंगे। अटल जी की सरकार आई, कोई समस्या नहीं रही। फिर उन्होंने कहा गुजरात में ऐसा हो जाएगा, गुजरात का मुसलमान आज सबसे ज्यादा जकात देता है। फिर इन्होंने यही प्रचार किया 2014 में मोदी जी के आने के बाद। देखिए देश में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ। फिर आज सीए एनआरसी पे इन्होंने कहा एनआरसी नहीं आएगा, ये बात उन्होंने कहा था, अभी तक एनआरसी नहीं आया है। सीए के विषय में बहुत साफ साफ कहा गया था कि आएंगे तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने की जो होल सोल थोक विक्रेता बन गए हैं मुस्लिमों के, तो उनको लगता है कि मेरा जो मोनोपोली है वोटों पर वो बनी रहनी चाहिए, और उसके लिए जो भी खौफ हो, तो ये खौफ की तिजारत की सियासत है। और दूसरी तरफ है मुसलमानों के अंदर वास्तविक न्याय को स्थापित करने की चाहत। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। होल सोल विक्रेता, मुस्लिम वोटों के कथित ठेकेदार, और जो आज किरण रिजिजू ने भी कहा वही शायद सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि जो विरोध करने वाले खुद करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके बैठे, इसलिए उनको ज्यादा दर्द और पीड़ा होती नजर आ रही है। अजीज खान, क्या अब मैं एक काम करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग इस वक्त डिबेट देख रहे हैं, आपको कौन से सेक्शन से प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या है जो संशोधित बिल, क्या प्रॉब्लम है? किन किन बिंदुओं से दिक्कत है, किन किन बिंदुओं पर कष्ट है जो समाजवादी पार्टी विरोध करने जा रही है? बिंदुओं की बात करें अगर वो तो शायद बेहतर होगा। विष्णु जी भी जवाब दे पाएंगे, सुधांशु जी भी जवाब दे पाएंगे। जी अजीज भाई। देखिए अमन भाई, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और मैं देख रहा हूं कि इस पर लगातार बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है। सच्चाई ये है कि बीजेपी भी स्पष्ट नहीं कर पाई इस बात को कि वो क्या चाहती है, उसका मनसा क्या है। देखिए, एक तरफ तो वो कह रही साहब संशोधन करेंगे और मुस्लिमों के बेहतरी के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसका पूरा दारोमदार है, इसको पूरा इस पर कब्जा जो है वो चाहती है कि सरकार का दखल बड़े स्तर पर हो जाए। अच्छा, पहली बात कैसे चाहती है? वो चाहती है कि जो जिलाधिकारी है वो जिलाधिकारी के अंडर में चीजें आ जाएं। अब मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जो भी सरकारें चलेंगी और जो भी जिलाधिकारी होगा, जिस भी जिले में, उसका आधिपत्य जो होगा, यानी उस सरकार का जो दबाव है वो जिलाधिकारी के ऊपर होगा। अब अगर जिलाधिकारी के ऊपर दबाव होगा, वो जो भी फैसला करेगा जिस भी प्रकार से, तो मुझे लग रहा है कि वो फैसला सरकार के पक्ष में करेगा, कोई भी उसके खिलाफ में नहीं जाएगा। वो जायज नाजायज कुछ भी हो सकता, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह कि गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करने की बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि जमीनें मुसलमानों की, मुस्लिम संपत्ति है और मुसलमानों ने अपनी जमीनों को वक्फ किया। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर इसमें बेहतर तरीके से फैसला कर पाएगा मुसलमान, दो चीजें आपने बोली, उनकी संपत्ति है, अननेसेसरी उसको शामिल होने की बात नहीं है।
दूसरी बात, इसमें कहा जा रहा था महिलाओं का दखल, महिलाएं पहले से शामिल हैं, पहले से तमाम जगहों पे महिलाएं इसमें पहले से इस पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां इस तरीके से आयोग बने वहां पर महिलाएं शामिल हैं पहले से। ठीक है। मकसद सिर्फ यह है कि ये एक नैरेटिव सेट करके जो मजार है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, उन लैंड को डिस्प्यूटेड बना करके सरकार चाहती है, कहीं ना कहीं इसकी नीयत खराब है कि वो उसको कहीं ना कहीं हथियाना चाहती है। ठीक है, आपने दो चीजें बोली, ठीक है, मैं पॉइंटेड अच्छी चीज है। आपने बोला कि तो गैर मुस्लिम सदस्य वो गलत, कलेक्टर को पावर दे देना कि वो सर्वे भी करे और वो तय करे सारी चीजें, दो चीजें। मगर गैर मुस्लिम सदस्य पर मतलब वो कुंभ का शायद व्यवस्था का सारा ठेका आजम खान को देने वाले ये सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन कोई नहीं, सुधांशु जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं रिजवी भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि उनका सवाल सत्ता पक्ष से ही है। गैर मुस्लिम सदस्य और कलेक्टर, ये दो सवाल उन्होंने जवाब पूछे। देना चाहता जी सुधांशु जी। देखिए, मैं सिर्फ ब्रीफ में जवाब दे। पहली बात, वक्फ की जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो इनसे कोई प्रभावित नहीं होने वाली है। ठीक, यानी जिनका क्लियर कट मालिकाना हक है उस पर कोई प्रभाव नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप जो कह रहे हैं मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, इनके जो ट्रस्ट हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसमें कोई नॉन मुस्लिम सदस्य नहीं आने वाला है। ये सारा विषय उसके लिए है जो डिस्प्यूटेड क्लेम है। जैसे आपने कहा मुस्लिमों की प्रॉपर्टी, अब सूरत नगर निगम तो मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है। जो अनसेटल्ड क्लेम है उसको कैसे सेटल किया जाएगा? और ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि जो सूरत नगर निगम जो सरकार का दावा है तो वो दावे के लिए वो मुस्लिम बोर्ड ही तय करेगा, ऐसा तो उचित नहीं है। अब जैसे क्लेम तो पार्लियामेंट में भी किया गया है, तो मतलब आपका कहना है कि पार्लियामेंट के क्लेम के लिए वो उसी लॉ के तहत वक्फ बोर्ड के पास जाना चाहिए विदाउट एनी। तो जो ये अनसेटल्ड है इसको कौन तय करेगा? और आपने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चौथा पॉइंट बोलता हूं, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, तो भाई कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज में गवर्नमेंट प्रशासन चलाता है, तो आप कहना चाहते हैं कि हर चीज गलत है? तो अजीब बात है भाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे जिले को चलाने की व्यवस्था और सरकार की चीजों को करता, अब आपने उसी पे सवाल खड़े कर दिए, इसलिए साफ मंशा दिखाता है। मैं सिर्फ आपसे पुनः एक बात कहना चाहता हूं, एक लाइन में आप ये बात समझिए कि यदि आप ये कह रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, जो क्लेम अनसेटल्ड है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने तमिलनाडु के जिस मंदिर पे क्लेम किया, किस आधार पे किया कि अरकाट के नवाब ने कभी 1562 या 1572 में दे दिया था। अब इस ढंग के क्लेम को कौन सेटल करेगा ये बताइए? तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तो चेक करेगा, और कौन तय कर सकता है कि 300 साल पहले जमीन किसके पास थी? अच्छा, इसको अगर इस तरह से पूछे अजीज खान, इसको मैं आपसे और सरल तरीके से पूछता हूं, आप बदलाव जो हो रहे हैं उससे सहमत नहीं है? जो मौजूदा व्यवस्था है वक्फ की, क्या वो संविधान सम्मत है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या वो सही है? मतलब उसमें जो सेक्शन 4 है कि किसी भी संपत्ति पर वक्फ जो है दावा ठोक सकता है, सेक्शन 5, 50 ट्रिब्यूनल में जाना होगा, जो मौजूदा व्यवस्था है कि ताजमहल भी हमारा, संसद भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी, जो मौजूदा व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट की जमीन हमारी, क्या वो संविधान सम्मत है अजीज खान? वो अच्छी व्यवस्था है? वो सही है? देखिए अमन भाई, सुधांशु भाई ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रखी, पहले उसका जवाब, फिर मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, सबसे पहली बात होता है वक्फ बाय यूजर। ये सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट पैदा होगा वो वक्फ बाय यूजर में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 100 साल, 200 साल, 300 और 500, 1000 साल में तमाम मुस्लिम लोगों ने अपनी संपत्ति को दान दे दिया, वक्फ कर दिया ईश्वर के नाम पे। उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने दान दे दिया। वो हो सकता है 100 रुपए के स्टाम्प पे लिखा हो, या हो सकता है ऐसे दे दिया हो। अब सवाल इस बात का, जो मस्जिद बन गई, मदरसे बन गए, खानकाह बन गए, जो भी कुछ बन गया, वो उसका इस्तेमाल में आ गया, वो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, है प्रॉपर्टी उसी की। वो कह रहे हैं सुधांशु जी, उस पर असर नहीं होगा, मस्जिद मदरसों पर असर नहीं होगा। अरे सर, आप नहीं होगा असर। नहीं अजीज भाई, एक मिनट, फेक न्यूज नहीं, आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे। अजीज कंप्लीट करने दे। अजीज भाई, दो चीजें हैं ना, मस्जिद मदरसों पर कोई असर ही नहीं होगा इसका, और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर असर नहीं होगा। हम आ रहा हूं ना सर, मैं वही जी। अब सवाल इन्होंने सवाल किया रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे असर नहीं होगा जी। मैं कह रहा हूं ये प्रॉपर्टी तो रजिस्टर्ड हुई नहीं, जो खुद लिख के दे देगी 100 रुपए के स्टैंप पे, या ऐसे दे दिया गया, कह दिया गया, किसी ने अपनी संपत्ति को दे दी, तो वो तो डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि वक्फ बाय यूजर है वो। एक बात आप समझिए, यही तो कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड, एक बात, पहली बात सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सर इसको आप कंप्लीट करने दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर जो इशू है वो, अब देखिए ये कह रहे हैं कि साहब वक्फ जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और या जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है,
जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, उस पर असर नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पे असर नहीं पड़ेगा, आज भी नहीं पड़ रहा है, पहले भी, आप आने वाले वक्त में भी नहीं पड़ेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हम जानना यह चाहते हैं कि तमाम जमीनों पे अननेसेसरी डिस्प्यूट पैदा किया जाएगा, पहली बात। और आप ये कह रहे हैं कि साहब जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, क्या ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम शामिल नहीं मैं एक बात है, उसमें जज नहीं है? मेरे को ऐसा लगता है डिफेंसिव मोड में जाने की, सत्यापन में क्या प्रॉब्लम है साहब? कागज दिखाने पड़ेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरने में? कागज पूरे दिखा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक मिनट ना, नंबर 1। नंबर 2, सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है सुधांशु जी। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर यही है, मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों पर कब्जा कर लेगी सरकार, ये क्लैरिफाई करिए। मस्जिदों, अजीज खान भी यही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा यही भ्रम फैलाया जा रहा है मुसलमानों को डराने के नाम पर, मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों पर सरकार कब्जा कर लेगी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें एक रिलीजियस ट्रस्ट से चलते हैं, उस रिलीजियस ट्रस्ट का इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो आप लैंड का मैनेजमेंट करते हैं, अब उदाहरण के लिए, अच्छा आप लैंड रजिस्टर्ड कराते हैं तो रजिस्ट्रार क्या मुसलमान ही होता है क्या? या रेवेन्यू सेक्रेटरी हमेशा मुसलमान होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ये केवल उस रजिस्ट्रेशन पे, अब देखिए अजीज खान साहब ने कितनी हास्यास्पद बात कही। साहब, आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कब पक्की मानी जाती है? रजिस्टर करने के बाद ही मानी जाती है ना। ये थोड़ी आपने कहा मैंने आपको दे दिया, दूसरे ने आपको पैसा ले लिया। दे देगा कोई? बताइए, कोई दे देगा आज के जमाने में? कि स्टैंप पेपर पे आपने लिख दिया जमीन तुम्हारी हुई, तुम मुझे पैसा दे दो। कोई दे दे तो मुझे दिखा दीजिए। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो कानूनन भी गलत है, लीगली गलत, और इसका इतना दुरुपयोग हुआ है, कोई किसी से धमका के लिखवा ले, भाई तू लिख, रजिस्टर कराने की जरूरत ही नहीं है, एक प्लेन पेपर पे, स्टैंप पेपर पे लिख दे कि हमको दिया और फ्री में दिया, पैसा भी नहीं लिया। इसीलिए कहा गया है। और अगर रिलीजियस है तो सिर्फ मुस्लिम को देना चाहिए, गैर मुस्लिम कैसे दे सकता है? यह संपत्तियां हड़पने का एक मैकेनिज्म था, ताकि ऐसी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां मॉल खुले हुए हैं और अर्निंग क्या दिखाई जा रही? कुछ हजार रुपए। मतलब मॉल खोला हुआ है, करोड़ों की जमीन पे करोड़ों रुपए की आमदनी आ रही होगी, और वो ट्रस्ट और वो जिसने बिजनेसमैन ने मॉल खोला उसके बीच में सारा का सारा चल रहा है, और वो गरीब मुसलमान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसको आप भड़काए हुए हैं कि बेटा तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, तुम्हारा कब्रिस्तान छिन जाएगा, इसलिए तुम गरीबों, गुर्बत, मजलूमियत में चलते रहो और मुझे सरमाएदारी की बादशाहत करने दो। इसमें तो सीधी सा सवाल ये भी है मेरे ख्याल से। एक मिनट, रंगरेज भाई ऑल इंडिया में से हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से, उनका भी पक्ष, सबका पक्ष एक एक बार आ जाना जरूरी है। रंगरेज भाई, आप लोग तो ज्यादा ही भड़काने के नहीं लगे? मैं ओवैसी साहब का बयान सुन रहा, मुसलमानों के सीने पर गोलियां हैं, ये बिल मुसलमानों के सीने पर गोलियां, मस्जिद मदरसों पर गोली चला रही है सरकार। ये तो भड़काना है ना सीधे सीधे। आपको अपनी बात रखनी है, आप रखें संवैधानिक तरीके से। गोली वोली चल रही है, कहां गोली चल गई? देखिए सर, जब से ये 9 लाख एकड़ जमीन का पता लगा है, भाजपा के पेट में उस दिन से ही दर्द हो गया 9.4 था। है मगर जिन मुद्दों पर भाजपा की सरकार आज, हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब से मैं क्या सर, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उनमें कहीं पर भी ना वक्फ की बात थी, ना किसान कानून की बात थी, ना इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात थी। मगर ये सरकार, जो इनके मुद्दे थे, जो इनकी महंगाई थी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए थी, इन्हें डॉलर पे बात करनी चाहिए थी, काले धन पे बात करनी चाहिए थी, ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का बिल लेकर आते हैं। आप बातिए अमन भाई, जब हम नहीं चाहते, देश के जितनी बड़ी बड़ी तंजीम हैं, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब मना कर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो तानाशाही करेंगे, हम तो ये कानून लेकर आएंगे। को कब मिला? कई मुस्लिम भाई इसका समर्थन कर रहे हैं, मुसलमानों में मेजॉरिटी इसके सपोर्ट में भी है। देखिए, जो मुसलमान, मैं बता देता हूं, सुनिए, वो मुसलमान जो भाई हैं हमारे, वो बीजेपी के ही सहयोगी हैं। आपको पता नहीं है शायद उनके बारे में। मैं आप कहोगे तो मैं पूरी हिस्ट्री भेज दूंगा उन लोगों की आपके पास। तो जिस तरीके से ये सरकार हमारी संपत्तियों को छीन कर, जैसे अंबानी साहब का जो घर बना हुआ है वो भी, अरे सर सुन तो लीजिए सर, ये सेक्शंस, अरे भैया हम कह रहे हैं ये सरकार बिल मत लाए, बात खत्म। अरे क्यों ना लाए? सरकार प्रोविजन बताइए, कौन से प्रॉब्लम है, कौन से बिल, कौन सा प्रोविजन, कौन सा सेक्शन? अरे रुकिए अमन भाई, अगर सरकार, अरे अच्छा रुकिए, अगर सरकार ये बिल लेकर आती है ना, तो संसद से लेकर, रोड से लेकर, सड़क से लेकर सब जगह प्रोटेस्ट होगा, और पूरे देश में होगा, और जैसा शाहीन बाग हुआ था उससे ज्यादा होगा। और लेकर आए सरकार, किसान कानून लेकर आई थी ना, वापस हुआ ना, एक साल लोगों को मेहनत करनी पड़ी,
लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार को माफी मांगनी पड़ी, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ऐसे ही ये सरकार लगातार टारगेट करने का काम कर रही है। कभी तिब्बत, आप हमारी शरीयत में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं भाई? शरिया में दखलंदाजी अरे काम आप करते हैं। रंगरेज भाई एक मिनट रंगरेज बनाने में काम करिए। रंगरेज एक काम आप करते हैं। देश को रंगरेज एक विश्व गुरु मिनट, बनाने पूरा के लिए देश काम आपको सुन करिए। रहा है, काम आप करिए। देश को आगे बढ़ाने एक के लिए मिनट, काम एक तो करिए। ये आप एक 20 करोड़ लोगों को आप रंगरेज एक काम टारगेट करिए। कर रहे हैं। रंगरेज टारगेट कर रहे हैं। अब एक मिनट सुनिए, टारगेट कर रहे हैं, शरिया में दखल दे रहे हैं, कैसे? मुझे पॉइंट वाइज आप समझाइए। ये सेक्शन अमन जी, ये सेक्शन अमन जी, इससे आपत्ति, इससे आपत्ति, समझाइए। उसका जवाब लूंगा ना मैं फेयर मॉन्गरिंग चिल्लाना वाला। पॉइंट वाइज बताइए आप जी, पॉइंट वाइज बताइए। देखिए मैं कह रहा हूँ ये सरकार ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आई, वो हमारी शरीयत अरे का वक्त मामला में था, आपको हम क्या जाने, प्रॉब्लम हमारी है मुझे शरीयत बताइए। जाने, हमारे लोग जाने। वक्त के इस सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम है अमन जी। वक्त के इस सेक्शन से मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रावधान गलत है। हाँ बताइए। आप ये बताइए, मैं अमन भाई बहुत अच्छे से आपको आराम से बता रहा हूं। देश में, हमारे भारत देश में 1906 में पहली बार रजिस्ट्री हुई। उससे पहले जितने भी जो जगहें हैं, आप कहने लगो हमसे 200 साल पुराने कागज दिखाओ, 300 साल पुराने कागज दिखाओ, 400 साल पुराने कागज दिखाओ, 500 साल पुराने कागज दिखाओ, 700 साल पुराने कागज दिखाओ। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी से, जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो दिखा दे कागज अपने 300 साल पुराने, तो मैं मान जाऊंगा उनको। एक मिनट, मैं हर बात उनकी मानने के लिए तैयार। मैं चैलेंज करता हूं। मांग रहा है कागज 200 साल पुराने? बिल में हमारे देश में आपदा बिल में कहां लिखा है? रुकिए ना एक मिनट, शांत रहिए। फेक न्यूज़ फैला रहे हैं बैठकर, अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कहां लिखा है बिल में? अरे अमन भाई, कहां आपको लिखा पता है ही बिल नहीं है में? फिर। संशोधन, अच्छा भ्रम तो सरकार फैला रही है और आप फैला रहे हैं। तो ड्राफ्ट ही नहीं आया अभी। तो आप और सरकार, बीजेपी की सरकार फैला रही है। रंगरेज भाई आपने ड्राफ्ट, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं भैया। रंगरेज ड्राफ्ट पढ़ा आपने? ड्राफ्ट पढ़ा? अरे भैया हमारे बैरिस्टर उसुद्दीन ओवैसी ने बता दिया गैर संवैधानिक है तो गैर संवैधानिक है। अच्छा, वो कह देंगे कुएं में कूद जाओ तो आप लोग कुएं में कूद जाएंगे। क्या गैर संवैधानिक है? बिना पढ़े आए हैं अपने ड्राफ्ट? कूद जाएंगे, कूद जाएंगे। वो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे इंसान है। एक पढ़े लिखे नेता में और एक गवार नेता में, एक अनपढ़ नेता में जो मेरी जानकारी के लिए रंगरेज भाई, मेरी जानकारी में, या पढ़े लिखे लोगों में बात करें। वैसे मेरी जानकारी में है रंगरेज भाई, अभी संशोधित बिल का ड्राफ्ट आया ही नहीं है। क्या बात है? अरे नहीं, संशोधित बिल का ड्राफ्ट अभी है ही नहीं। ये वो है जो अगस्त में पेश हुआ था, उसके बाद जेपीसी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करके जो बिल टेबल ही नहीं हुआ। नोट हटा दिए अभी तो कहां हटा दिया? अभी तो बिल आया, अभी तो ड्राफ्ट आया ही नहीं। अरे डिसेंट नोट हटा दिए सरकार ने। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए, उसके बाद मैं कह रहा हूं डिसेंट नोट हटा दिए जो जेपीसी में बातें हुई थी। आपको पता ही नहीं है। ऑल इंडिया में हमसे रंगरेज जी से एक-एक करके ऑडियो बंद, एक-एक करके। सुनिए रंगरेज भाई, चलिए एक-एक करके प्लीज। बहुत उद्वेलित होने की जरूरत नहीं रंगरेज भाई, सिर्फ एक ही वाक्य बोल रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। आप बताइए कितने मुस्लिम देश ऐसे जिनमें वक्फ बोर्ड इस ढंग का प्रावधान है बगैर सरकार के? चैलेंज करके पूछता हूं, बताइए एक मुस्लिम देश का नाम लीजिए। नंबर 2, फॉरगेट अबाउट हिंदू, माइनॉरिटीज में किसके पास ये हक है? क्या ये हक क्रिश्चियनों के पास? सर अपने टर्न पे बोलिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, चिल्लाइए नहीं, पढ़े लिखे लोगों की तरफ डिबेट करिए। अब मैं बताना चाहता हूं, क्या ये ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्रिश्चियंस को है? नहीं। सिख को है? नहीं। बौद्ध को है? नहीं। जैन को है? नहीं। इसीलिए केरल में जो कैथोलिक बिशप संघ ने भी ये कहा है कि वक्फ बिल में चेंज होना चाहिए। बस मुझे इस बात का जवाब, मुस्लिम देश बता दीजिए जिसमें ऐसा कानून हो, और एक कोई दूसरी माइनॉरिटी जिसके लिए हो, फिर हम आपका सारा संविधान पे प्रवचन सुनने को तैयार है। बताइए, साफ जवाब दीजिएगा, भागिएगा नहीं। पता चलिए, बोल लीजिए आप रंगरेज, आप ही जवाब दे दीजिए। कौन सा मुस्लिम देश है जहां पर वक्फ जैसा प्रावधान है? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सुधांशु भाई, हिंदुस्तान की बात करिए। हम हिंदुस्तान से बाहर की बात नहीं करते ना, हमारे पे वहां की नागरिकता है। हम अपने देश की बात करते हैं। देश की कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान है उसका सुनिए। ये बिल, अच्छा सुनिए, जब फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं तब वहां के नागरिक होते हैं क्या? 25, 26, 29 के खिलाफ है भाई। संसद में आपके नेता ओवैसी बता रहे हैं जय फिलिस्तीन कहते हैं, तब तो भारत की बात नहीं करते, तब तो फिलिस्तीन की बात करते हैं। मैं भी जय फिलिस्तीन तो हम नहीं, हम तो करते हैं तो जय सवाल फिलिस्तीन पूछा की उन्होंने। बात। हम तो जय भीम, जय मीम, जय संविधान, जय फिलिस्तीन हम तो बोलते हैं भाई। हम कोई डरते थोड़ी है। जय चीन, अरे जय फिलिस्तीन भी बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, उसमें क्या दिक्कत है भाई? अभी आप बोल रहे थे ना रहने वाले लोग अमेरिका को जिंदाबाद बोलते हैं। लोग यहाँ पे इजराइल की बात करते हैं। किधर क्या दिक्कत? जो सवाल है, जो मूल सवाल है, जो मौजूदा, जो अगर मैं कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं आपकी बात कि आपके जो संशोधन होना है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है? आप यो कहते हैं ना कि साहब ये संशोधन, जो मौजूदा व्यवस्था है क्या वो संविधान सम्मत है?
मौजूदा व्यवस्था, ताजमहल हमारा, पार्लियामेंट हमारा, ये हमारा, वो हमारा, मौजूदा व्यवस्था क्या संविधान सम्मत है? बस इतनी सी बात हो जाएगी। रिजवी एक मिनट, हाँ पहले आप। अमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, देश आज़ाद है, हाँ, और संविधान से चलने वाला देश है, और कोई भी कहीं क्लेम कर दे, कर सकता है, लेकिन उसके लिए अदालतें हैं, कानून है, और वहाँ पे बैठे हमारे मोहतरम जजेस हैं, चीज़ों को देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कह देने से, मैं कह दूं अभी यहाँ बैठे बैठे कि साहब ये स्टूडियो हमारा है, तो आप जो है उस पर बहस छेड़ दोगे कल से कि साहब नहीं नहीं, अरे वो मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये आपका नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी मेरे पर होगा फिर। इसलिए ये अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, अफवाह नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ। एक मिनट नहीं, अब बताइए मैं गलत कह रहा हूं? मैं एक एक अगर आपने कह दिया ना कल को ये हमारा है, आज बहुत अच्छी बात अगर मैं एक मिनट ऋषि भाई, एक मिनट, आप जानते हैं इस चीज को, अगर वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर होगा कि नहीं ये आपका नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर नहीं होगा मौजूदा के हिसाब से कि नहीं ये मेरा, मैं साबित करता हूं, नहीं, अदर पार्टी विल हैव टू प्रूव। ये आप जानते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, आज जो है अभी हमारे वकील साहब बैठे हैं, एक मिनट, अभी वकील साहब बैठे हैं, उन्होंने तो न जाने कितने मस्जिदों पे क्लेम कर दिया है कि साहब ये मंदिर थे पहले। हाँ, वहां कौन सा कानून है आप बताइए अमन जी, कौन सा कानून है, किसके तहत कर दिया? आप कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की वजह से ऐसा हो रहा है, और हमारे जो यहाँ पे विष्णु जी बैठे हैं, आप बताइए, इन्होंने जो क्लेम कर रखा है कि 53,000 मंदिर, वो मस्जिदें जो हैं उसके नीचे मंदिर है, ये कौन सा क्लेम है? और मुकदमे 13 बढ़ा दिए, आपके पास अंदर की जानकारी है, 40,000 का नहीं था, कह रहे हैं कि और ज्यादा नहीं, अभी तो शुरुआत ही और करेंगे। हाँ। लेकिन ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? कोर्ट में होगा ना साबित, कोर्ट में साबित होगा ना वो, इसमें गलत क्या है? दावा कर दिया तो गलत क्या है? कोर्ट में साबित होगा ना। के साथ बैठा हूं, जरा से मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेने दीजिए। ऐसा लगे कि हाँ भाई सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, लखनऊ से ताल्लुक है उनका, जबान जानते हैं और अच्छा बोलते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले चीज ये, गुर्बत दूर करना मुसलमानों की, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से टिके हुए हैं कई साल से, आप उनकी गुर्बत क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। और आ जाइए, आप कह रहे हैं कि साहब मैं मुसलमानों का, तो आप बताइए, अगर आप वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ इसको खत्म करके आप कौन सा मुसलमानों को भला करने जा रहे हैं? इससे क्या भला हो जाएगा? और आ जाइए, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज है उसको आप खत्म करके क्या मुसलमानों को भला कर देंगे? इससे क्या मुसलमानों को फायदा हो जाएगा? क्या ये खत्म करके? और आ जाइए, वक्फ वाला औलाद, अभी आप पूछ रहे थे, मैं सेक्शन मेरे पास 27 पॉइंट हैं, और मैं विस सेक्शन जो है बता दूं जी। और आ जाइए, आपने वक्फ वाला औलाद, वो आप कह रहे हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे। सेक्शन है आपके पास? नहीं, मैं सब पॉइंट बता रहा हूं। एक मिनट, मेरे पास सेक्शन 32 है जो रिमूव किया गया है, वो भी मैं बताऊंगा। एक चीज को ना, एक मिनट चीज समझ लीजिए, अगर आप बता देते तो मैं पूरी फाइल लेकर, बात वो नहीं है, मेरी बात तो समझ लीजिए। एक मिनट अमन जी, मुमताज भाई मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। आप जानते हैं संशोधित बिल का ड्राफ्ट अभी पब्लिक नहीं है। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये जो अगस्त में पेश हुआ वो है। नहीं तो हिमायत जो लोग कर रहे हैं, एक मिनट, जो लोग हिमायत कर रहे हैं वो क्या है? तो और अभी एक मिनट, अभी सुधांशु जी ने फिर आप बताइए कहां है ड्राफ्ट? सुधांशु जी ने अभी ड्राफ्ट कहां है? फिर नहीं, सुधांशु जी ने जो बात कही क्यों कही? अब ड्राफ्ट कहां है? कहां है ड्राफ्ट? सुधांशु जी ने जो बयान दिया, अभी जो सफाई पेश की, जो विरोध आप लोग कर रहे हैं ना, बिल का विरोध आप लोग कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाकई हमें ऐसा लग रहा है, और विरोध कर, वो तो देने दीजिए, फिर तो कर दे, सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तो बिल आ रहा है, पानी का पानी कर दे, तो बस ठीक है, तो आ रहा है तो हमें प्रोटेस्ट करने दीजिए। प्रोटेस्ट करना कोई गैर संवैधानिक तो है नहीं। और खुद अमित शाह जी ने काली पट्टी बांधी आपने, मैंने तो पूरा कोट पहना। वो तो आप रोज ही काला पहनते हैं, काली पट्टी बांध करानी चाहिए थी। आज ईद थी, आज चलिए, काली पट्टी कहां है आपकी? एक मिनट, लेकिन आपकी काली पट्टी कहां है? मैं अंग्रेज की भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, किसी ने नहीं, मेरे पास लाल पट्टी है। तो काली, अरे काली वाली बांधनी थी ना, तो विरोध आया हूं क्योंकि ये भी प्रोटेस्ट का एक जरिया है। अच्छा, ऐसा नहीं, एक मिनट, प्लीज बोलिए। देखिए, मैं आपने अभी सुधांशु जी जो कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए, सीए के बारे में आपने कहा, यूसीसी के बारे में कहा, आपने बनाया क्यों सीए? कितने लोगों को आपने नागरिकता दे दी? और जितनी दी है इतनी तो रूटीन में था, क्यों? एक मिनट, नहीं, सवाल है, आप यूसीसी कह रहे हैं, यूसीसी कोई स्टेट इशू है क्या? आप यूसीसी के मसौदा क्यों नहीं लाते? क्यों आप स्टेट घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका आप जवाब, क्योंकि बीजेपी खुद कंफ्यूज है। एक तरफ कह रही मुसलमानों को भला करेंगे, और दूसरी तरफ
कह रही ये है भी कहा जा रहा कि है वक्फ बोर्ड काबिज है, इसको हमें लेना है इनसे। ये चलेगा नहीं आपका, नहीं आप चलेगा। अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए। कंफ्यूजन, ठीक है सुधांशु जी आप जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर भी एक तरह से कंफ्यूजन है। आज इंडिया अलायंस की तरफ से कहा गया कि नायडू जी और नीतीश जी की भी संभवतः सहमति नहीं है, कुछ बदलाव वो भी चाह रहे हैं, तो अभी समय लगेगा। अभी 2 से 3 हाँ हो गया ना, मैंने वही पूछ लिया। 1 मिनट सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं अजीज भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब सदन के पटल पे आएगा तो कौन साथ में कौन नहीं स्पष्ट हो जाएगा। जो इन्होंने अभी एक बात कही कि कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा यही तो सब प्रॉब्लम था। ये पुराना वाला 2013 का अमेंडमेंट ये कहता था कि अगर क्लेम कर दिया वक्फ बोर्ड ने तो पहले जिसकी प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगा। वक्फ बोर्ड से अगर वो डिससेटिस्फाइड होगा तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, और ट्रिब्यूनल किसका? वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल का जजमेंट फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट नहीं जा सकता। हमने ये प्रावधान किया है कि तो संविधान विरोधी है, किसी की प्रॉपर्टी चली गई और वो कोर्ट नहीं जा सकता। अब कहा गया वो ट्रिब्यूनल से संतुष्ट होगा तो कोर्ट जा सकता। इसमें कौन सी प्रॉब्लम? अच्छा, जो आपने औलाद वाली बात कही, ये भी बता रहा हूं। एक तरीका क्या है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति को देना चाहता है तो उसे स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसने अपने बच्चों के लिए उसको अलग किया है या नहीं, उनकी सहमति। जैसे लड़की की प्रॉपर्टी में हिस्सा, उसको अलग कर दीजिए, फिर जिसको देना वो दे दीजिए। वरना ये मुस्लिम लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देने का एक जरिया भी बन सकता है कि आपने जब लगा कि हमको बच्चों में तकसीम करनी है, आपने कहा इसको वक्फ में ट्रांसफर कर दो, लड़की को देने की जरूरत ही नहीं। और फिर उस वक्फ का कौन बन जाएगा? आपका बेटा और बेटे ही बन जाएंगे, लड़की तो दूसरे परिवार का हिस्सा हो गई। इसलिए कहा गया है कि इन सारी चीजों को स्पष्ट करने, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम की बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, अगर इसमें छोटे छोटे जो मुस्लिमों के तबके हैं, आगा खानी है और दाऊदी बोरा है, उनको भी स्थान मिल रहा है, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है। अगर महिलाओं का स्थान इसमें कंपलसरी किया जा रहा है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एक प्रोग्रेसिव तरीका है, मगर अफसोस देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में एक जगह बहुत साफ साफ लिखा है, आप कहेंगे तो मैं पेज नंबर भी बता दूंगा। उन्होंने कहा हिंदू समाज के अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, परंतु उनके समाधान के लिए और उनको समाप्त करने के लिए अंदर से ही प्रयास होते हैं। मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारी बुराइयों को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, इसलिए सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। आज आप उसी बात को प्रूव कर रहे हैं, आप कोई चेंज चाहते ही नहीं। इसीलिए मुस्लिम समाज, जो आजादी के समय सबसे पढ़े लिखे समाजों में से एक था, जिसके पास खूब दौलत थी, खूब सरमाया था, वो आज कहता हम सबसे पीछे रह गए। जरा इस पे सोचें, आप किसी भी माइनॉरिटी की तुलना में सबसे खराब स्थिति में है। जैनों से, सिखों से, क्रिश्चियन से तुलना कर लीजिए, यहूदी और पारसी से तुलना कर लीजिए, जबकि इनमें से कोई रियासत नहीं थी किसी के पास। आपके पास नवाबियत भी थी और निजामियत भी थी, रियासतें भी थी, फिर क्यों हो गए? जरा इसको गौर से सोचिए, तब समझ में आएगा हर प्रोग्रेसिव स्टेप के अगेंस्ट में खड़े होने का ये नुकसान है। अजीज खान, जो ट्राइब्यूनल्स की शक्तियों को कम, मैं बार बार उसी सवाल पर लौट रहा हूं, मौजूदा व्यवस्था संविधान सम्मत है क्या? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा। मौजूदा व्यवस्था क्या संविधान सम्मत है? मैं सर इसी पे बोलूंगा, सिर्फ इसी पे बोलूंगा। हाँ प्लीज। और मैं इसी पे इसलिए बोलूंगा कि झूठ हो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। देखिए, सुधांशु भाई पढ़े लिखे आदमी है, ये कह रहे हैं कि साहब ट्रिब्यूनल में जाने के बाद उसने जो फैसला कर दिया वो आखिरी फैसला होगा। किसने कहा इस बात को? मैं बता रहा हूं कि जब ये वक्फ संशोधन विधेयक जो आपका, ये जो बेसिकली ये वक्फ अधिनियम है 1995 के अनुसार, कि अगर कोई भी विवाद होता है तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, और वहां से अगर संतुष्ट नहीं होते, वहां के खिलाफ जाना है तो हाई कोर्ट। सर सुनिए मेरी बात, सर 2013 में चेंज हो गया। ये 2013 में असीमित शक्तियां दे दी गई थी, 95 वाला अमेंड कर दिया गया 13 में। एग्जैक्टली 2013 में। सर मैं कह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो आखिरी फैसला नहीं है। और दूसरी बात, 2013 से पहले तक जा सकते थे अजीज खान। 2013 से पहले जा सकते थे, 13 के बाद नहीं जा सकते। अरे सर सुन तो ले, मेरी बात सुन ले। अभी कहा जा रहा है सर गैर मुस्लिमों की जमीनें वो दे दी गई वक्त में। साहब ये भ्रम पैदा किया जा रहा है, कोई गैर मुस्लिम की जमीन इस तरीके की नहीं है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है और इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने जो अपनी जमीनों को दान दिया, सिर्फ उस पर चर्चा किया जा रहा है, और कोई भी शख्स किसी पे क्लेम कर दे। अजीज भाई, अरे सर, ताजमहल, संसद की जमीन, संसद पर वक्फ ने दावा ठोका,
ताजमहल पर ठोक दिया, सारी संपत्तियों पर वक्फ दावा ठोक रहा है। सर अगर दावा ठोका जा रहा है तो दिल्ली का एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट भी है जी, सर कुछ कागज होंगे, कुछ कागजात होंगे, ऐसे तो कहा नहीं जा रहा होगा। नहीं, वो कुछ तो बर्डन ऑफ तभी प्रूफ, कोई बात हुई ना। अजीज खान आप जानते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पर होगा। सर ऐसा नहीं है, जो क्लेम करेगा उसको भी कुछ ना कुछ कागज देगा। नहीं था ना, क्लेम होगा वो उसको साबित करेगा ये मेरा है। इसमें ये तो कोर्ट का मसला है ना, कोर्ट का नहीं था ना, ट्रिब्यूनल का था, वही तो कोर्ट ये जो नहीं है ना। जो उसने कह दिया, अजीज खान आप भी जानते हैं, अजीज भाई मौजूदा व्यवस्था संविधान सम्मत था या ना? फिर मैं सुधांशु जी बस इतना जवाब, भागिएगा नहीं। देखिए मौजूदा व्यवस्था संविधान सम्मत था या ना? मौजूदा व्यवस्था सर बिल्कुल शानदार है, बेहतरीन सारी चीजें चल रही हैं। बीजेपी अननेसेसरी, इसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, ये अननेसेसरी इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुद्दे को ले आई है। सुधांशु जी मौजूदा व्यवस्था संविधान सम्मत है, जो आप लोग करने जा रहे हैं वो संविधान विरोधी है, मुसलमानों के सीने पर गोलियां हैं। मैं सिर्फ एक ये कह रहे हैं अजीज खान साहब, तो जिसने संसद पे दावा किया है, ये ब्रिटिश टाइम में वायसराय के जमाने में बनी थी संसद, तो कोई कागज आप लाके लहरा दीजिए ना, ये वक्त की थी, मेरे पास एक कागज है 1922-23 में जब भी बनी थी, उससे पहले का। एयरपोर्ट तो कब से काम कर रहा, अंग्रेजों के जमाने से काम कर रहा है ना, तो दिखाइए कागज कहां पे है। यही है, उसमें नियम में प्रावधान था कि जो मैंने दावा कर दिया वो फाइनल है, अब आप साबित करिए कि आपका नहीं था। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इसी वजह से। और एक बात कहूं, 9,60,000 एकड़ जमीन है, जो आजादी के समय 30,000 एकड़ थी। मतलब आप कह रहे हैं 9,30,000 एकड़ मुस्लिमों ने दान की है वक्फ को। साहब इतना पैसा है, इतनी जमीन जायदाद है, और फिर कहते हैं साहब हमें रिजर्वेशन चाहिए, हम तो बहुत गरीब हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे सच हो सकती? ईमानदारी से मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, ये दोनों सच कैसे हो सकते हैं? 9,30,000 एकड़ तो मैंने दान कर दिया, और फिर मैं इतना गरीब हूं कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए। मैं तो पढ़ाई में पीछे हूं, लिखाई में पीछे हूं, बिजनेस से पीछे हूं, सब में पीछे हूं। मेरे भाई, या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है तो वो झूठ है। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में 2013 में दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक लाइन 120 से अधिक प्रॉपर्टीज जिसपे वक्त में क्लेम किया था, ये सारे दर्शक समझे कांग्रेस कर रही है। ये भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण होगा। सरकार ने कोर्ट में से मुकदमा वापस ले लिया, कोर्ट में लड़ी नहीं। भैया तुमने हमारी संपत्ति में दावा किया, ले जाओ। सरकार बताए किसी गरीब किसान की सब ऐसे छोड़ दी है संपत्ति? नहीं छोड़ी। आपका हमारा मकान होगा तो वो बिल्कुल आखिरी मुकदमा लड़ेगी कि हम कैसे आपको दे देंगे। उधर अजीत के मौके पर यूपी के मुरादाबाद, मेरठ से लेकर मुंबई के मलाड और राजस्थान के टोंक से लेकर ये अलग अलग तस्वीरें, बिहार के दरभंगा तक कई शहरों में ईद पर हंगामे और बवाल की खबरें आई। अलग अलग तस्वीरें। सहारनपुर और भोपाल में ईद पर फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए। चाहे आप टोंक की बात कर लीजिए, वहां पर जुलूस पर विवाद हुआ। मेरठ में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। नूह हरियाणा, वहां देखिए दो पक्षों में लाठी डंडे चले। एक जगह फिलिस्तीन के पोस्टर लहराए गए ईद की नमाज में नमाजियों द्वारा। दरभंगा बिहार, वहां तो पत्थरबाजी हो गई। दो गुटों में झड़प। मलाड, भोपाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एक साथ नमाज के लिए जुट गए। सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पाने की वजह से ईदगाह मैदान में जगह कम पड़ गई, जो पहली तस्वीर है मुरादाबाद। और कुछ लोगों को सुरक्षा कारणों के चलते बाहर रोक दिया गया, जिसके बाद ये लोग ईदगाह मैदान में अंदर घुसने के लिए हंगामा करने लगे। काफी देर तक हंगामा हुआ, फिर पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लिया।